ताकि कुछ फंसा। गुड इवनिंग। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? वर्कबुक वर्कशीट, ये दूसरा क्लास है तुम लोग का ना? तुम क्या कर रहे पीछे? क्या थोड़ा सा फैन चला दो तो। ठीक है, अब देखो हम लोग में जो होम टैब था, होम टैब, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे कौन कौन सा बटन कहाँ पे है, और हम लोग ये देख रहे थे कि उसके रिबन में क्या क्या मिलेगा हमको। ठीक है, ये देखे थे हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन ये देखे थे, क्विक एक्सेस बार देखे थे, टाइटल बार, रिबन के बारे में हम लोग समझ गए थे। ठीक है, हर जो ये टैब है हम लोग का, हर टैब का अपना अपना रिबन है, और रिबन में सारे एक जैसे कमांड्स हैं, उनका एक ग्रुप है। ठीक है, और वो ग्रुप का नाम नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है। इस ग्रुप के सारे कमांड यहाँ दिखेंगे, सारे नहीं दिखेंगे, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो कमांड है वहां दिखेंगे। उसके अलावा अगर तुमको इस्तेमाल करना है जो नहीं दिख रहा है, उसके लिए छोटा सा एरो बताए थे, ये मोर ऑप्शन क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा आज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, ये देख लिए थे टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ रोज। अच्छा ठीक है, ये बात तो हो गया। एक्टिव टैब किसको बोलेंगे? जो टैब सिलेक्टेड होता है वो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव टैब। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स, ईच वर्कशीट कंटेन कॉलम्स एंड रोज। बाय डिफॉल्ट कितना वर्कशीट होगा एक वर्कबुक में? 3। हाँ, बाय डिफॉल्ट 3 होगा। आप बढ़ाना घटाना आपके हाथ में। ठीक है, उसको और ऐड कर दीजिए, और नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। द कॉलम आर लेटर A to Z एंड देन कंटिन्यूइंग टू A B AC। Z के बाद क्या होगा? Z के बाद फिर A, पहला वाला A और दूसरा वाला बदलना शुरू होगा, है ना? जैसे 10 के बाद 20 होता है, तो हम 10 के बाद 11 12 13 होता है, तो 1 कॉमन रहता है और इधर वाला हम चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे A B AC AD ऐसा चलेगा। ठीक है, जब A Z हो जाएगा तो पहला वाला A बदल जाएगा, तो फिर BA BB BC ऐसा चलेगा। ठीक है, ऐसा करते हुए, और रो का नंबरिंग कैसे होगा? सिंपल नंबर 1 2। ठीक है, टोटल नंबर लास्ट वाला जो रो होगा उसका नंबर होगा 1048576। ठीक है, 10 48 576। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ रोज है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स कोऑर्डिनेट and a row coordinate make up a cell address. For example, the cell located in the upper left corner of the worksheet is cell A1, meaning the column A and row 1. पहले कॉलम का एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद रो का एड्रेस लिखेंगे। Cell E10 is located under the column E and row 10. We enter our data into the cell on the worksheet. सेल में हमको डेटा लिखना है और वहीं से हमको उस चीज को प्रोसेस करना है।
ठीक है, तो हम जो बताए कि लास्ट जेड होने के बाद ए शुरू होगा, जब ए जेड हो जाएगा तो बी ए शुरू होगा, ऐसा करते करते फाइनल कॉलम जो होगा, लास्ट कॉलम होगा, वो एक्स एफ डी होगा। ठीक है, एक्स एफ डी। और अगर नंबर में अगर उसको काउंट करना चाहो तो 16,384, 16,384 कॉलम होगा। वन एक शीट में, हाँ हाँ हाँ, एक शीट का ही बात करें हम लोग। एक शीट में इतना कॉलम होगा और जो लास्ट रो है वो कितना था, 10,48,576। उतना रो और उतना कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ सेल निकलेगा। तो नंबर ऑफ सेल कितना होगा तुम्हारा, ये देख लो, 17179869184। ठीक है, इतना सेल होगा और हर सेल में हम लोग कुछ ना कुछ डेटा, कुछ ना कुछ वेरिएबल लिखेंगे। और ये मोर देन इनफ है कि इससे ज्यादा तुमको रोज कॉलम या सेल की आवश्यकता हो जहां तुम कुछ कोई शीट पे काम करेंगे। मतलब हम इतना नंबर ऑफ सेल की आवश्यकता है क्या किसी भी काम के लिए। आज करने का मतलब ऐसा सोचो, इसी चीज को दूसरी तरह से पूछते हैं, क्या ऐसा कोई काम होगा तुम्हारा अकाउंटिंग का, स्टैटिस्टिकल डेटा का, एनालिसिस का, कि हमको ये एक शीट छोटा पड़ जाए? नो सर। नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे हमारे काम में आने वाले जितने होंगे रोज एंड कॉलम, उससे बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या क्या काम हम कर सकते हैं? वैसा कोई काम जिसमें न्यूमेरिक डेटा सम्मिलित हो, या किसी भी डेटा को, नॉन न्यूमेरिक डेटा को भी अगर हम टेबल जैसा फॉर्मेट में अगर हम उसको ऑर्गेनाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। चार्ट बनाना चाहे तो कर सकते हैं। रो एंड कॉलम में जो डेटा है उसको ऐड करना चाहते हैं, उसको कुछ अर्थमेटिक करना चाहते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बजट, एक्सरसाइज शेड्यूल, ट्रैक योर कैलोरीज, कोरस लिस्ट ऑफ द किड्स, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लान और मील, सिंपल चेकलिस्ट। इसके अलावा कुछ अटेंडेंस, तुम्हारा जो पे जो सैलरी शीट होता है वो बना सकते हो तुम। ठीक है, तुम अकाउंट्स किसी का बना सकते हो, तुम MIS रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, डेटा एंट्री स्क्रीन बना सकते हैं, इसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह का सारा काम हम यहाँ कर सकते हैं। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ एक्सेल आर, क्या है? ऑटो फॉर्मेट, ऑटो सम, लिस्ट ऑटो फिल। हम लोग समझेंगे ऑटो फॉर्मेट क्या है, ऑटो सम क्या है, लिस्ट ऑटो फिल, ऑटो शेप टूलबार। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एक्सेल के। ठीक है, ऑटो फॉर्मेट क्या है? ऑटो फॉर्मेट में हमको कुछ टेम्पलेट दिया गया है, कुछ प्रीसेट डिजाइन दिया गया है। हम उस डिजाइन को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तुम देखोगे MS वर्ड में जब तुम टेबल ड्रॉ करते हो तो टेबल का बहुत सारा फॉर्मेट मिलता है ना? कौन सा रो कैसा रहेगा, हेडिंग कैसा रहेगा, सब कुछ। तो हमको या तो फॉर्मेट अब तुम खुद से करो, या तो फिर जितना टेम्पलेट दिया गया है, जितना प्रीसेट डिजाइन दिया गया है, उस डिजाइन में से किसी एक डिजाइन को अप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा का पूरा टेबल वैसे फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ऑटो फॉर्मेट दिया गया है। आप जो अपने डॉक्यूमेंट को, अपने जो वर्कबुक में जो जहाँ काम किए हैं आप, उसको सिलेक्ट कीजिए, ऑटो फॉर्मेट अप्लाई कीजिए, आपका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उस तरह का फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, ऑटो सम कहने का मतलब कि मान लो तुम कुछ डेटा लिखे हो, ठीक है, उसको सम करना चाहते हैं, उसको हम सम करना चाहते हैं, तो सारे सेल को सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मली हम लोग किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला या फंक्शन कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑटो सम एक ऐसा फीचर है कि आपको बस उसको सिलेक्ट करना है और ऑटो सिग्मा, जो सिग्मा जैसा एक तुमको आइकन मिलेगा, अभी हम दिखाएंगे तुमको, उस पर क्लिक करोगे तो सारा का सारा खुद ब खुद सम हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, देखो
तुम अगर किसी नंबर को सिलेक्ट करते हो, जैसे मान लो ये दिया है ना, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 का वैल्यू है या इसका प्राइस है, और ये सारे को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो। जो सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ सिलेक्ट किए, कुछ और नहीं किए, सिर्फ सिलेक्ट किए, तो तुम देखोगे यहाँ स्टेटस बार में सबका एवरेज कितना नंबर तुम सिलेक्ट किया वो काउंट, ठीक है, और उसका मीन कितना है, मैक्स कितना है, सम कितना है, सब यहाँ पे दे रहा है। स्टेटस बार में तुम्हारे सिलेक्ट करने मात्र से सारा डेटा वहां दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये डेटा सिर्फ देखने के लिए है, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शीट पे नहीं है, ये हमारे शीट पे नहीं है, ठीक है। तो शीट पे कैसे आएगा? तो हमको ऑटो सम या कोई फार्मूला या कोई फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटो सम बहुत आसानी से, हम इसको जस्ट सिलेक्ट करो और ऑटो सम को क्लिक कर दो, तुम्हारा ऑटो सम हो जाएगा। Auto list autofill automatically extend the cell formatting when a new item is added to the end of the list. आवाज जा रही सबको? राकेश, हरिओम, अभय? यस सर। ठीक है। ऑटोफिल, ऑटोफिल एक ऐसा फीचर है जिसमें हम अपने पूरे सेल को सेलेक्ट करके उसको हम उसके अंदर एक डॉट है, वो भी हम देखेंगे आगे, हम लोग एक चीज सब देखेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन जैसा समझ लो कि हम पूरे सेल को ऑटो फिल कर सकते हैं। फिल हैंडल है, फिल हैंडल को पकड़ के अगर हम ड्रैग करेंगे तो सारा का सारा जो सेल है, सारा पूरे कॉलम में या रो में किसी राइट, वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। ऑटो शेप टूल बार विल अलाउ यू टू ड्रॉ अ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल स्पेस। किस शेप? ज्योमेट्रिकल शेप, ट्रायंगल बनाना है, एरो है ना, कुछ जिस तरह का जो शेप है वो तुम शेप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, अपने शीट में यूज करने के लिए, ठीक है। Wizard guide you to work effectively while you work by the displaying various helpful tips and techniques based on what you are doing, ठीक है। वो हम लोग विजार्ड भी यूज करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? व्हाट इज ड्रैग एंड ड्रॉप? ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है? हाँ बोलो कृष्णा। तुम बोलो। नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप कहने का मतलब क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप करने का मतलब कि हम लोग किसी भी चीज को सेलेक्ट करके ड्रैग करते हुए जहां ड्रॉप कर देंगे वहां वो चला जाएगा। एक तो कॉपी पेस्ट जानते हो तुम, ठीक है, एक कॉपी पेस्ट हो गया। दूसरा हो गया कि कॉपी पेस्ट ना करके हम उसको सेलेक्ट करके और लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है ना, पकड़ के। पकड़ने का मतलब जैसे ही तुम लेफ्ट बटन छोड़ दोगे तो रिलीज हो जाएगा, छोड़ना नहीं है। तो उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते करते उसको ड्रैग करना है, तो वो तुम्हारा ड्रैग हो जाएगा और जहां तुम छोड़ोगे वहां चल जाएगा, ठीक है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फाइल है, उस फाइल को फोल्डर में डालना है, ठीक है। एक तो तरीका है कि सिलेक्ट कर लो, कट कर लो, वहां जाकर पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका है कि सारे फाइल को जिसको फोल्डर में डालना है उस सारे फाइल को सेलेक्ट कर लो और उसको उठा के सीधे फाइल में डाल दो, ठीक है, वो सारा का सारा चला जाएगा, ठीक है। मेल करते हो, मेल में अगर कुछ अटैचमेंट भेजना है तो दो तरीका है। एक तो वहां अटैचमेंट क्लिक करो, वहां से पाथ दो और पाथ करके अटैच करो। दूसरा वो फाइल को उठाओ और जाके तुम्हारे कंपोज वाले में ड्रॉप कर दो, खुद ब खुद अटैच हो जाएगा, है ना। ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। तो यहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है हमारे पास। फीचर्स विल हेल्प यू टू रिपोजिशन द डेटा एंड टेक्स्ट बाय सिंपली ड्रैगिंग द डेटा एंड ड्रॉपिंग इट विद द हेल्प ऑफ माउस, ठीक है। चार्ट्स, चार्ट्स कहने का मतलब ये है कि हम कितने तरह का चार्ट होता है।
हाँ पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट, बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, और वो लाइन वाला एक चार्ट होता है वो हो गया। ऐसा बहुत सारा चार्ट हमारे पास है। और चार्ट की यूज करते हैं किसी डेटा को शो करने के लिए, किसी वेरिएशन ऑफ डेटा को शो करने के लिए ये सबसे अच्छा टूल है। और किसी कंपनी को पिछले 10 साल का अगर उसको अब तक प्रॉफिट बताना है तो कैसे बताएगा? अगर मान लो पूरा का पूरा डिजिट लिख के बताएगा, फिगर लिख के बताएगा, तो हम लोग को बहुत कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। और हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो नीचे आएंगे तो ऊपर वाला छूट जाएगा। लेकिन इसी फिगर को अगर हम बार चार्ट में दिखा दें, है ना, जहाँ 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है उतना बड़ा, 40 लाख का छोटा, 30 लाख और छोटा, है ना, तो ऐसा करके दिखाएंगे तो एक नजर में को पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, अगर हम लाइन से दिखाएंगे तो हमको वो दिखेगा कि कहाँ प्रॉफिट घटा है और कहाँ बढ़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह का हमको मिलेगा, पाइवट टेबल मिलेगा, शॉर्टकट मेन्यू मिलेगा। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट मेन्यूज था, टैब था हमारे। अभी जो हम लोग 2007 एंड आफ्टर वाला वर्जन जो देख रहे हैं उसमें क्या क्या था, ये सारे टैब मिलेगा तुमको। ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, ये सारे टैब है और हर टैब को क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड कमांड का रिबन डिस्प्ले होगा। और रिबन में क्या होगा, वो सारे बटन्स होंगे जिसको क्लिक कर देगा वो काम करेंगे, है ना। पैनल जैसे मान लो टीवी है, कि टीवी के में उसका जो पैनल होता है ना, उसका ऑन ऑफ है, स्विच है, ये सब है। ठीक है, तो वो पैनल तो फिक्स है, लेकिन हमारे इसमें वो पैनल चेंज हो जाएगा। वो पैनल चेंज हो जाएगा जैसे ही तो होम टैब करोगे तो होम टैब आएगा, इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट का पैनल वो पूरा रिबन आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब हम लोग रिबन पे बात करेंगे। होम टैब का रिबन का पहला वाला देखो, ये जो आता है ये वाला, ये क्लिपबोर्ड है ना, ये जो क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड होता कहाँ है? इंसर्ट में सर। नहीं 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 नहीं, क्लिपबोर्ड जो तुम बता रहे हो कि कट या कॉपी करेंगे तो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। क्लिपबोर्ड होता क्या है, कहाँ होता है? क्लिपबोर्ड हमारा एक मेमोरी एरिया है। कंप्यूटर मेमोरी में एक खास स्थान है जो हमारे कट कॉपी पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। अच्छा, ओके, तो उस मेमोरी को हम लोग क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्योंकि मेमोरी तो सब है, बफर भी मेमोरी है, ये मेमोरी, हिप मेमोरी, बहुत सारा मेमोरी है। तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि हम किस मेमोरी की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो क्लिपबोर्ड जो मेमोरी है वो हमारे कट कॉपी पेस्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, तो जैसे 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 मान लो कट किए या कॉपी किए, कट किए या कॉपी किए तो हमारे वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो गया। ठीक है, और जब हम पेस्ट करेंगे तो हम किसको पेस्ट करेंगे? जस्ट अभी जो कट कॉपी किए हैं कि पहले वाला? एकदम रिसेंट, जब रिसेंट कट या कॉपी है उसी को हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कट एंड कॉपी कितना स्टोर करके रखता है? मान लो हम 10 बार कट कॉपी किए, ठीक है, तो 10वां बार जो किए वो पेस्ट हो जाएगा। मान लो जो पेस्ट करेंगे तो लास्ट वाला जो रिसेंट 10th टाइम जो किए वो पेस्ट होगा। बाकी 9 कहाँ गया? क्लिपबोर्ड में। ये नहीं होगा हमारा। अभी हम जो देखेंगे इसमें कि टोटल
क्लिपबोर्ड में 24 कट या कॉपी जो पिक्चर और शेप या डेटा जो तुम कट या कॉपी किए हो, टोटल 24 आइटम्स हमारा क्लिपबोर्ड में रहेगा। ठीक है, 24 के बाद अगर 25 करते हो तो पहला वाला फ्लक्स होगा, 26 करते हो तो दूसरा वाला फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम पेस्ट करते हैं तो हमारे पास कोई चुनाव करने का तरीका नहीं है कि आप कौन वाला पेस्ट करना चाहते हैं, रिसेंट वाला या उसके पहले वाला या उसके पहले वाला, है ना। एकदम जो रिसेंट कट या कॉपी वही पेस्ट होता है। ओके, हम लोग करके देखते हैं। देखो यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड के नीचे जो है इसको ओपन करो। ठीक है, टोटल यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड हमको दिखेगा, जिसे मान लो देखते हैं हम लोग 34, 45, 55, 56, कितना नंबर दिखे। अब हम लोग कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और 56 को करते हैं और 55 को करते हैं। क्लिपबोर्ड में तुमको सब डेटा दिख रहा है लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये सारा का सारा। ठीक उसके ऊपर में देखो 4 of 24 दिखता है ऊपर में। यहाँ पे देखो कर्सर के पास पेस्ट ऑल के ठीक ऊपर में दिखा है ना 4 of 24, मतलब 24 out of 24 4 जो हमारा क्लिपबोर्ड का डेटा है दैट इज स्टोर्ड, है ना। 4 हम रख लिए तो टोटल अभी 20 और जगह है। ओके, तो हमको मान लो सबसे पहला वाला जो कॉपी किए थे 34 पेस्ट करना है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। कंट्रोल V से जो पेस्ट किए तो अभी अभी जो सिलेक्टेड है वो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब पेस्ट करेंगे तो हमको लास्ट वाला पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कट और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, इसमें क्या अंतर है। कैसे बोलो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक्सेल में थोड़ा सा वेरिएशन है। करते क्या है, देखो मान लो 56 है, इसको कट करके इसके नेक्स्ट वाले सेल में पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कॉपी करेंगे तो क्या होगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसके बगल में ये ऐसा हमको दिखेगा, है ना, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। लेकिन अब क्या होता है, जब कट करना हो तब क्या होता है, जब कट करेंगे जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक वो डेटा यहाँ से डिसअपियर नहीं होगा। ठीक है, जब हम पेस्ट कर देंगे तब वो यहाँ से डिसअपियर होगा। MS वर्ड में या कहीं और तुम अगर पावर पॉइंट किए हो और वर्ड किए हो, कहीं भी किए होगे, तो जैसा ही कट करते हैं वैसे ही वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ हमारा डेटा का बात है कि मान लो हम कट कर दिए और डिसअपियर हो गया, अब हमको याद नहीं रहेगा कि क्या कट हुआ था। मान लो हम जाना चाहें तो यहाँ पे क्या है कि एक बार जैसे मान लो कट कर दिए तो ये तो दिख रहा है, वो इसके अगल बगल दिवाली वाला जो सीरीज बॉल है वो जलने लगा, है ना। तो हमको समझ में आ रहा है कि इसको हम कट कर चुके हैं, और जब तक हम पेस्ट नहीं करते हैं तब तक वो डेटा हमको दिखेगा, इसीलिए उसको रखा जाता है। और जब हम पेस्ट करेंगे तब वहां से वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कट कॉपी पेस्ट आर क्लिपबोर्ड features built into the window. The clipboard is a temporary storage place for the picture and data. The Windows clipboard can only store one item at a time. Microsoft Office has a multi-clipboard that can store 24 items. Okay. But the paste button and the shortcut for the paste option only correspond to the most recent copied data or item. The clipboard pane must be displayed to be able to use this feature. तो हमको क्लिपबोर्ड पेन को ऑन करना पड़ेगा तभी हम इस फीचर को ऑफ यूज कर सकते हैं, जिसमें जो मोस्ट रिसेंट के अलावा बाकी भी हम पेस्ट कर सकें। ठीक है,
ठीक है। पेस्ट में हम लोग क्या देखे, रिट्रीव मोस्ट रिसेंट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू बी क्लिपबोर्ड। ओके, अब बात करते हैं फॉर्मेट सेल का। फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट का मतलब किसी चीज को हम लोग अपने अपने हिसाब से उसका तय कर सकते हैं कि डेटा किस तरह का दिखेगा, उसको कैसा होगा, एवरीथिंग डेटा कैसा होगा, उसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा, उसका उसके अंदर जो फॉन्ट है वो कैसा होगा, उसका स्टाइल कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, एक्सेट्रा। हाँ ठीक है। तो फॉर्मेट सेल में द मोस्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन आर फाउंड ऑन द होम टैब. All the options can be found in the format cell window. This contains several tabs to use as format the content of our spreadsheet. This window can be opened by using the More Options button at the end of the format alignment and number group. We can also use the keyboard shortcut Ctrl+1 or choose Format Cell from the right-click shortcut menu. ठीक है, फॉर्मेट सेल एक बार देखते हैं हम एक्सेल में। मान लो जिसे हम कुछ लिखते हैं, इसमें देख रहे हैं हम लोग सिमेज, ठीक है, सिमेज कॉलेज। अब अलाइनमेंट का बात हम करें, अलाइनमेंट क्या होता है ये बताओ। गुड। तो हम इसको जो साइड है, जो साइड बाउंड्री है, उससे हम कैसे इसको अलाइन कर रहे हैं, इसके साइड बाउंड्री की तरफ है या राइट हैंड के बाउंड्री की तरफ है या ठीक बीच में है। ओके, तो हम एमएस वर्ड में कौन कौन सा फॉर्मेटिंग यूज करते थे? लेफ्ट, राइट, मिडिल एंड जस्टिफाई। ठीक है, इतना हम वहां करते थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि हम जो लिख रहे हैं वो एक बॉक्स के अंदर है, एक बॉक्स के अंदर है, और जब बॉक्स की बात हो गई तो हमको ये 4 दीवार मिल रहा है, हमको 4 दीवार मिल रहा है। तो इसलिए इसमें जो फॉर्मेटिंग होगा, अलाइनमेंट होगा, वो 2 तरीके का होगा। एक तो हॉरिजॉन्टल होगा, लेफ्ट राइट मिडिल, एक वर्टिकल भी होगा, है ना। एक वर्टिकल होगा या तो फ्लोर पे है, या तो टॉप पे है, या तो मिडिल में है। ठीक है, टॉप मिडिल एंड बॉटम। ठीक है, 2 तरह का अलाइनमेंट होगा। अभी अगर हम देखें इसको तो यहाँ देखो अलाइनमेंट का सारा हमको दिख रहा है। तो अभी जो अलाइनमेंट है हमारा ये वाला, ये हमारा बॉटम अलाइनमेंट है। अगर हम फॉर्मेट इसका बात करें हॉरिजॉन्टल वाले का, तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन है ना, लेफ्ट अलाइन। अगर मान लो यहाँ से इसको मिडिल करते हैं तो ये मिडिल में आएगा, राइट अलाइन करेंगे तो राइट में चला जाएगा। ठीक है, और इधर से अगर हम इसको यहाँ से मिडिल अलाइन करें तो सेल में बीच में आएगा, न ऊपर तो नीचे बीच में। और टॉप अलाइनमेंट करें तो ऊपर दीवार से लग जाएगा। तो दोनों मिडिल कर देते हैं। सबसे बेस्ट यही है कि दोनों मिडिल कर दो, यहाँ है ना, ये वाला कर दो सेंटर, यहाँ से कर दो मिडिल, दोनों बीच में हो गया है। तो ये हमारा हो गया अलाइनमेंट। ओके, और फॉर्मेट क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो फॉर्मेट करना है तो हम इसका सबसे पहले यहाँ देखो, ये क्या है, फॉन्ट है। क्या होता है फॉन्ट, कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज फॉन्ट पूछेंगे तो हाँ, मतलब राइटिंग का जो स्टाइल है। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबका हैंड राइटिंग अलग अलग है, सबका हैंड राइटिंग अलग अलग है। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के पास इतना तरह का फॉन्ट है और हर फॉन्ट का अपना हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग नहीं है, मतलब
वो जो टेक्स्ट है वो ऐसे अपीयर होगा, उस हिसाब से वो टेक्स्ट अपीयर होगा। ठीक है, तो मान लो इसका हम फॉन्ट चेंज करते हैं और हम इस फॉन्ट को लिख देते हैं एरियल ब्लैक। इस फॉन्ट का नाम हो गया एरियल ब्लैक। ठीक है, इसके बाद यहां से स्टाइल है, बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ठीक है, मान लो इसको ऐसे करते हैं, बोल्ड करते हैं, ये तो बोल्ड ऑलरेडी है, ये हो गया इटैलिक और ये हो गया अंडरलाइन। ओके, अच्छा ये तीनों एक साथ कर सकते हैं तीनों कि एक बार में एक ही करना होगा? हाँ, हम बोल्ड और इटैलिक दोनों नहीं चाहेंगे करना, कर सकते हैं, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन में ये देखो, अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है और अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन करेंगे तो 2 लाइन का अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन और भी तरीके का होता है, अभी हम दिखाते हैं तुमको। इसके बाद ये क्या है, फॉन्ट साइज, इसका साइज है ना, टेक्स्ट का साइज। इसका साइज को अगर हम बड़ा करें तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे आ रहा है, पहले इसको देखते हैं। ये हमारा जो फॉन्ट के साइज को बढ़ाने और घटाने के लिए है। ठीक है, मान लो हमको आइडिया नहीं है कि हम कितना बड़ा साइज का फॉन्ट रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमको एग्जैक्ट, हम मान लो हमको पता रहता है कि ये फॉन्ट 20 चाहिए, सीधे 20 लिख देते वहां जाके। लेकिन हमको नहीं पता है, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं सेल के साइज के हिसाब से। तो हमको क्या करेंगे कि हम अगर छोटा करना है तो हम लोग डिक्रीज फॉन्ट में क्लिक करते रहेंगे और वो फॉन्ट 2-2 पॉइंट करके कम होता जाएगा। इंक्रीज करना है तो 2-2 पॉइंट करके वो बढ़ता भी जाएगा। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट एंड डिक्रीज फॉन्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये दो तुमको देख के लग रहा होगा कि ये दोनों कलर से रिलेटेड है ना, कलर से रिलेटेड है। ए जहां टेक्स्ट लिखा हुआ है वो फॉन्ट कलर है, वो फॉन्ट कलर है। और जहां पे एक एक मग जैसा या जग जैसा है जिससे कलर गिरता हुआ दिख रहा है, वो हमारा फिल कलर है। फिल कलर करने का मतलब कि इस सेल में कलर फिल कर देना है, इस कलर में। हाँ, तो हम कहेंगे कि वो फिल कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर ही है, बैकग्राउंड कलर ही है वो। तो हम किसी सेल में अगर मान लो हम क्लिक कर दो, यहाँ येलो दिख रहा है, मतलब येलो सिलेक्टेड, तो क्लिक कर दोगे तो जो कलर सिलेक्टेड है वो कलर यहाँ फिल हो गया, है ना। मतलब ये बॉक्स था, बॉक्स में जग से लाके पीला कलर डाल दिए तो बॉक्स भर गया पीला कलर से। ठीक है, और अगर मान लो तुमको ये कलर नहीं चाहिए था, दूसरा कलर चाहिए था, इसको ठीक बगल में एक ड्रॉप डाउन बना हुआ है, उसको क्लिक करना है, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने पे बहुत सारा कलर तुमको दिखेगा। ठीक है, जिस कलर पे चाहो उस कलर को तुम यूज कर सकते हो। तब क्या करोगे जब इसमें से कोई कलर तुमको पसंद नहीं आता है, तब जब इसमें से कोई कलर नहीं आता है तो हम आते हैं मोर कलर पे। हाँ, हाँ, मोर कलर में आएंगे तो मोर कलर में आएंगे, इस तरह का इतना सारा कलर आएगा। और जितना कलर तुम देख रहे हो उस किसी को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ भी अगर तुमको लगता है कि नहीं है तो हम कलर बनाएंगे। बनाएंगे कहने का मतलब ये जो कलर है, इस कलर में बहुत सारा पैटर्न है, पैटर्न नहीं मतलब बहुत सारा शेड है कलर में। तो ये कलर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये क्लिक किए तो इस पैटर्न को यहाँ पे जो कलर है वो यहाँ पे इतना शेड में आ गया। अब इस कलर को डार्क करना है या लाइट करना है, ये तुम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो कलर है ना, कुछ सी ग्रीन टाइप का कलर बनकर तैयार हुआ। अब हम ओके करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड है इस कलर का हो जाएगा। ओके, बीएससी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग पढ़े थे एलसीडी, उस एलसीडी में आरजीबी के बारे में हम लोग बात किए थे, है ना। रेड ग्रीन ब्लू 0 से 255 8 बिट के डेटा में अब वो कलर तय करते हैं। यहाँ भी देखो आरजीबी, हमको लगता है उस समय यही वाला दिखाए थे, तुम देखो दिखाए थे।
तो RGB रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों का कलर है, तीनों कलर के वैल्यू से ये कलर बन रहा है। ठीक है, अगर तुमको किसी कलर का RGB वैल्यू पता है, तुमको इतना मेहनत नहीं करना है, सीधे करना क्या है कि RGB यहाँ से वैल्यू रख दोगे, बन जाएगा। सपोज करो तुम कोई कलर बनाए खुद से है और हम तुम्हारा कलर देखे और हम वो चाहते हैं कि उस कलर जैसा हम बनाएं, तो बहुत सिलेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मैच अंतर हो ही जाएगा, है ना। अगर हम कीबोर्ड से सिलेक्ट करते हैं और उसको ड्रैग करके उसको लाइटन या डार्कन करते हैं तो एकदम एग्जैक्ट वही कलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, RGB यूज करेंगे, काम कर लेंगे, है ना। तो कितना वैल्यू होता है RGB का? 0 से 255, 8 बिट का, 8 बिट का। ठीक है, जैसे देखो यहां से हम खोलते हैं पेंट, कहां गया, यहाँ पेंट दिख रहा है तुम लोग को। यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करो अगर, और वाले इसको सेव एज करते हैं, सेव एज, ये PNG सेव हो रहा है। यहाँ पे देखो 24 बिट में आप देख रहे हो, 24 बिट मतलब 8 बिट रेड के लिए, 8 बिट ग्रीन के लिए, 8 बिट ब्लू के लिए, टोटल 24 बिट हुआ। तो ये हमारा जो BMP पिक्चर जो बन रहा है, बिट मैप पिक्चर, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? BMP। ठीक है, उसका साइज और बड़ा होता है, उस पिक्चर का साइज बड़ा होता है, JPG का छोटा होता है। ठीक है ना। जीरो से 255, मान लो सबको 255 कर दे तो क्या होगा? ब्लैक, ब्लैक होगा। हम लोग टोटल कितना कलर होता है? बेसिक कलर कितने को होता है टोटल? हम बोलते हैं ना कि व्हाइट लाइट जो है वो टोटल कितने कलर को मिलकर बना है? हाँ हाँ बिल्कुल, ब्लैक नहीं, ब्लू, जो हिंदी में हम लोग बोलते थे बानिया पिनाला या ऐसा कुछ बोलते थे हम लोग। तो वो 7 कलर है। ठीक है, वो 7 कलर हम ये RGB से बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बना सकते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 255 है, तो तुम गुना कर लो कितना कलर तुम बना सकते हो, 255 गुना 255 गुना 255। ठीक है, उतना कलर हम बना सकते हैं। ओके, लेकिन व्हाइट कलर जो है वो सारे कलर के कॉम्बिनेशन से व्हाइट बनता है। ठीक है, व्हाइट कहने का मतलब कि रेड का वैल्यू भी पूरा है फुल, मतलब 255, ग्रीन भी 255 है और ब्लू भी 255 है। ठीक है, करके देखते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं 255। ये अच्छा बात है, जानना चाहिए हम लोग को। देखो व्हाइट हो गया है ना, व्हाइट हो गया। अब ये बताओ कि बैकग्राउंड, अच्छा ये हमारा फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर रेड हो गया। ठीक है, फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड दोनों व्हाइट कर देंगे तो क्या होगा? बैकग्राउंड भी व्हाइट और फॉन्ट भी व्हाइट, तो क्या होगा? दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं। ठीक है, गुड। तो हम लोग करते क्या है कि फॉन्ट कलर को हम लोग रेड कर देते हैं। अब बताओ हमको कि अगर बैकग्राउंड कलर की बात करें तो ब्लैक चाहते हैं हम, तो ब्लैक कहाँ मिलेगा हमको? तो ये व्हाइट को अगर हम घसकाते हैं तो ब्लैक आ जाता है। जब ब्लैक आ गया तो RGB का वैल्यू देखो तो क्या है? 0। मतलब रेड भी नहीं है, रेड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 0, ब्लू भी 0 एंड ग्रीन भी 0।
इसीलिए बोलते हैं हम लोग ना कि ब्लैक कोई कलर है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर इज ब्लैक। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर है मतलब जिसको तुम सिलेक्ट, मतलब ये पूरा रीजन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम बॉर्डर में आते हैं। अगर इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक में देखो कितना तरह का बॉर्डर है। सिर्फ बॉटम बॉर्डर है ना, जो सिलेक्शन एरिया उसका बॉटम बॉर्डर होगा, टॉप बॉर्डर होगा, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। और ये सिर्फ आउटसाइड का बॉर्डर है ना, और ये थिक बॉर्डर है। इतना तरह का बॉर्डर है मेरे पास। मोस्टली जैसे हम ऑल बॉर्डर कहते हैं तो ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये इस तरह का मेरा पूरा जो एरिया सेलेक्ट किए थे वो सारा का सारा बॉर्डर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा, अच्छा ये देखो है मर्ज, हाँ सब होता है, नहीं कैसे होगा, यही तो होता है और कहाँ होता है यही ना होता है। आएंगे वहां पे। ठीक है, ये काम हो गया, इसको कंट्रोल जेड। अब यहाँ देखो, इस चीज को अगर हम बात करें तो ये मेरा सेंटर अलाइन है, इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है, लेफ्ट अलाइन कर दिए। अब यहाँ देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो इसका बाउंड्री है, जो इसका एज है सेल का, उस सेल से ये हमारा जो पहला लेटर है वो कितना दूर है। पहला लेटर कितना दूर है, जितना दूर है वो जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट। इंडेंट, ठीक है। अगर मान लो हमको चाहिए कि ये दूरी थोड़ा बढ़ जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इंडेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे अलाइनमेंट में देखो, यहाँ पे कंट्रोल ऑल टैब, तो इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो हमारा इंक्रीज लेफ्ट साइड का इंक्रीज होगा और यहां से करेंगे तो डिक्रीज होगा। ओके, ये हमारा जो एज है सेल का, उससे टेक्स्ट की दूरी को डिफाइन करता है। ठीक उसके ऊपर में देखो एक ए बी लिखा हुआ है एरो करके। ये हमारा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहने का मतलब कि हमारा जो टेक्स्ट है, जो सेल है, हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, अगर हमको उसको डायगोनल लिखना हो सम एंगल पर, या एकदम वर्टिकल लिखना हो, तब कैसे करेंगे। उसके लिए हम इसी को यूज करते हैं। मान लो हम इसको सिवेज कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं और इसमें आते हैं, ड्रॉप डाउन लगाते हैं। ड्रॉप डाउन में आता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, घड़ी की उल्टी दिशा में इसको हम, और इसका ओरिएंटेशन ऐसे कर दिए, ऐसे था ऐसे हो गया तो घड़ी की उल्टी दिशा में गया। ओके, और क्या क्या है इसमें, और है एंगल क्लॉकवाइज। ठीक है, और क्या है, वर्टिकल टेक्स्ट, इसको वर्टिकल टेक्स्ट लिख दिए। अगर मान लो इसको हमको रोटेट टेक्स्ट अप, तो ये हमारा देखो, अगर किसी कॉलम के आगे कि पूरा का पूरा हमको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ओके, रोटेट टेक्स्ट डाउन। अब जो नीचे था इमेज वो ऊपर से इमेज चला गया, कॉलेज नीचे चला गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा हम इसको रोटेट कर सकते हैं। चलो अब तो लगता है टाइम, टाइम का चला है, देखो तो टाइम हो गया। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछें।
हाँ, जब देखो क्लिपबोर्ड तभी तक लाइव है जब तक हमारा ये खुला हुआ है। जब तक ये हमारा खुला हुआ है तो वो याद होगा कि जब डेटा परसिस्टेंसी का जब बात किए थे तो हम यही बात किए थे, तो वो कोई प्रोग्राम जो डेटा जनरेट कर रहा है, जो डेटा क्रिएट कर रहा है, उसके मेमोरी में है। वो प्रोग्राम जैसे ही हमारा उसका स्कोप ऑफ द प्रोग्राम जैसे ही हमारा खत्म होता है तो वो सारा डेटा भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हम स्टोर कर रहे हैं क्लिपबोर्ड, ये कहाँ है? ये एक्सेल जहां लोड हुआ है उसी मेमोरी में है। जैसे ही तुम एक्सेल को क्लोज करते हो ये सारा का सारा मेमोरी फ्लश हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि अगर कुछ बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा फोटो या पिक्चर या कुछ ऑटोशिप वैसा अगर तुम कुछ कट करके रखे हो क्लिपबोर्ड में, तो जिस समय हम एग्जिट होते हैं उस समय हमको वार्निंग देता है कि भाई क्लिपबोर्ड में कुछ डेटा है, कुछ फिगर, कुछ पिक्चर है, समझे। और अगर हम जैसे मान लो दिखाते हैं तुमको, इंसर्ट कर दे और यहाँ से हमको एक शेप ले लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, और इसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है अभी नहीं करे लेकिन ऐसा करता है। नो, नहीं पूछा, लेकिन ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा बड़ा, अगर बहुत हेवी मेमोरी अगर तुम क्लिपबोर्ड का ऑक्युपाई कर रहे हो और सडनली तुम अगर एग्जिट होते हो तो, अच्छा हम लोग सेव तो किए नहीं ना, हो सकता है सेव करते तो आता, तो उसमें वो वार्निंग देता है कि क्लिपबोर्ड में डेटा है उसको रखना है या नहीं रखना है। उस समय हमको, मेरे पास ये ऑप्शन होता है कि हम रखें। हाँ, तो वहां से अगर हम करके कभी देखे नहीं है उसको, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं और हम पूरा एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन में जो कॉपी पेस्ट किया डेटा वो क्या करेंगे हम बाहर। ठीक है, लेकिन ये अगर कुछ शेप है, कुछ पिक्चर है, उस वो है तो वो हम यूज कर सकते हैं कहीं और, तो उस कंडीशन में ये हमसे वार्निंग देता है, तो हमसे पूछता है। ठीक है, और कुछ? अबुल कलाम, पूछो कुछ। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, बाय।